हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 4 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं नोटेशंस, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में थी। तो सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है और मैंने बोला था कि 12th का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम अब बात करने वाले हैं रिलेशन की। ओके स्टूडेंट, लेकिन रिलेशन पे जाने से पहले भी हमें 11th के कुछ रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे पहला है हमारा कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, बोल सकते हैं नॉन एम्प्टी। इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, नॉन एम्प्टी टू सेट्स, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट तो होना ही चाहिए। देन ए क्रॉस बी द कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि हमें जब एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम एक सेट को ए को लिया और उसके बाद बी में उसका मल्टीप्लाई किया। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी तरीके से किया जाता है या कोई मेथड है इसका अलग जो हम का मल्टीप्लिकेशन कर पाए। तो देखिए, सेट का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? ए इक्वल टू लेट ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू 1,2। यहाँ पर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर ए में दो ही एलिमेंट हो या बी में दो एलिमेंट हो या किसी में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा ए कॉमा 1, फिर ए का 2 में मल्टीप्लाई होगा ए कॉमा 2, फिर b का 1 में मल्टीप्लाई होगा b कॉमा 1, और फिर b का 2 में मल्टीप्लाई होगा b कॉमा 2। दैट इज योर कार्टीजियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब मेन पॉइंट आता है कि ये जो हमने यहाँ ब्रैकेट्स बनाए हैं इनका भी कुछ नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है। a कॉमा b इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस ए कॉमा बी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मींस एक ऐसा पेयर जिसका ऑर्डर चेंज, जिसके एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करने पर उस पर कोई फर्क पड़ जाए। जैसे ए कॉमा बी एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और अगर मैंने इसको बी कॉमा ए बोल दिया तो ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एग्जांपल से समझा। अभी मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, आपको बस उसमें नोट डाउन करना है, वो नोट्स में रहनी चाहिए जिससे आप बाद में भी कभी भूल जाए तो आप उसको पढ़ के समझ सकें। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। दोबारा समझ लीजिए, ए क्रॉस बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। मैंने बोला अभी यहाँ जो भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में जाएगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें पहला एक्स और दूसरा वाई रहेगा। तो एक्स कॉमा वाई, ए एक्स, अब एक्स क्या है? एक्स ए का मेंबर है और वाई बी का मेंबर है। तो हमें एक ए का मेंबर उठाना है, एक बी का मेंबर उठाना है और दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। ओके, यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में पहला एब्सिसम और दूसरा ऑर्डिनेट बोला जाता है। पहला एब्सिसम और दूसरा ऑर्डिनेट, x एब्सिसम y ऑर्डिनेट, और दोनों मिलके बना रहे होते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ओके, एंड यहां पर हम एक नोट भी लिख लेते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। टू डिफरेंट ordered pairs never be equal।
दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर कभी आपस में इक्वल नहीं होते। अब बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कि अगर वो इक्वल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स x1, y1 and x2, y2 are equal when x1 equal to x2 and y1 equal to y2। ओके स्टूडेंट, मतलब ये दो ऑर्डर पेयर केवल और केवल तभी आपस में इक्वल हो सकते हैं जब x1 x2 के इक्वल हो जाए और y1 y2 के, और इसके अलावा कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे। नोट डाउन। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है, दो सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सवाल आया कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो एलिमेंट्स उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। एक एलिमेंट एक एक करके उठाना है सक्सेसिवली। पहले आपको एक का एक एलिमेंट उठाना है और उसका मल्टीप्लाई बी के एक एलिमेंट में करना है, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट उठाना है और उसके दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हुए करना है कि जब आप ए का पहला एलिमेंट उठाएंगे तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जब आप ए का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो सिमिलरली बी के भी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे और जनरेट होता है रिलेशन में कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अभी यहाँ रिलेशन में कोडोमेन एंड रेंज बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, लेकिन फंक्शन में ये जाके बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। खैर, जब फंक्शन आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसकी बात हम करते हैं। अब देखिए, वैसे तो मैथमेटिकली हम इसे समझेंगे, लेकिन मैं इसको पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है कोडोमेन, फिर आता है डोमेन और फिर आता है रेंज। अब देखिए, सपोज कोडोमेन एक फ्रूट शॉप है, ठीक, यानी कि उसमें वैरायटी टाइप के फ्रूट्स होंगे। अब सारे के सारे तो हमें नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं कि हमने उनमें से कुछ फ्रूट्स को चॉइस कर लिया, ठीक है। लेकिन वो जब हम फ्रूट शॉपकीपर से के पास जाएंगे और उससे कहेंगे भाई मुझे ये फ्रूट दे दीजिए या ये फ्रूट इतना दे दीजिए, या वैरायटी में हम अलग अलग भी लेंगे, किसी भी क्वांटिटी में लेंगे, तो हमें उसको फ्री में नहीं देगा, हमें उसको क्या पे करना पड़ेगा, अमाउंट। और अमाउंट जो हमने पे किया होगा वो बनेगा आपका डोमेन, दैट इज कॉल्ड इनपुट। क्योंकि जब तक आप इनपुट नहीं लेंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, कोडोमेन लाइक फ्रूट शॉप, डोमेन जो हमने फ्रूट्स लेने के लिए अमाउंट पे किया, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और अब इनपुट देने पे जो हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं वो हो गया हमारा आउटपुट, और दैट इज कॉल्ड रेंज। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए। कोडोमेन बोला फ्रूट शॉप है, डोमेन हमने बोला कि जो अमाउंट हम फ्रूट्स लेने के लिए पे कर रहे हैं यानी इनपुट, वो डोमेन है, और इनपुट देने पे जो आउटपुट में हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। तो दो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं। देखिए, मैंने बोला a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, b इक्वल टू a, b, c, d, और मैंने आपको एक रिलेशन बना के दिया। सपोज वो अपनी तरफ से मैंने दिया हुआ है, अभी आगे चल के हमको बनाना भी पड़ेगा और बुक में चेक करने को भी बोला गया होगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ। 1, a, 3, b, 4, c, 5, d। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन रिलेशन, कैपिटल आर।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हुआ, हमें यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, एक सेट दिया हुआ है बी ए बी सी डी, एक रिलेशन दिया हुआ है आर 1 ए 3 बी 4 सी 5 डी, और पूछा है व्हाट इज द कोडोमेन डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। तो देखिए आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आर के पास चलते हैं हम, और आर में हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी का है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जाएगा डोमेन में और जो सेकंड एलिमेंट है वो जाएगा रेंज में। तो पहला एलिमेंट हमने उठाया तो हमने पहले लिखा डोमेन, डोमेन 1 3 4 5। अब डोमेन में 2 क्यों नहीं आया? 2 इस वजह से नहीं आया क्योंकि वो इनपुट में दिया ही नहीं गया। जो इनपुट दे रहे हैं आप और उसके एवरेज में जो आपको आउटपुट मिल रहा है, तो जब इनपुट जो है, जो भी आपने इनपुट दिया हुआ है वो जाता है डोमेन के अंदर। तो यहाँ 2 तो था नहीं, इस वजह से क्या मिला 1 3 4 5। फिर उसके बाद रेंज में हम पहुंचे, रेंज में इनपुट में दिया था, आउटपुट मिला ए, तो पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी सी डी, आउटपुट हो गए सारे। अब आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, मतलब डोमेन हो गया, रेंज हो गया। सवाल अभी भी एक रह गया, व्हाट इज कोडोमेन? तो कोडोमेन इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको क्या बताया था? आपको बताया था कि फ्रूट शॉप है ये जिसमें वैरायटी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 है, उसमें से इनपुट हमने दिया 1 3 4 5, तो आउटपुट मिला ए बी सी डी। समझ आ गया? नोट डाउन। तो अभी आपने रिलेशन में एक एग्जाम्पल मैंने बताया जिससे आपको ये पता चला कि व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बुक्स हमें बताए में कंफ्यूजन रहता है, बहुत से टीचर्स हमें बता देते हैं कि कोडोमेन और रेंज एक ही बात होती है। एक बात नहीं होती। कोडोमेन और रेंज अगर एक बात होगी तो इस साल 12th में जो फंक्शन चैप्टर है उसमें आपको एक फंक्शन पढ़ने को मिलेगा ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन में और इन टू फंक्शन, 2 फंक्शन होंगे वहां पर। ऑन टू फंक्शन होगा कि जहां रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होंगे वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और जहां रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होंगे वो इनटू हो जाएगा। तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर ही हो। अगर हमेशा बराबर होंगे तो ऑन टू और इनटू तो होगा ही नहीं, फिर तो केवल ऑन टू ही रहेगा। इस वजह से ये दिमाग से आप बाहर निकाल दीजिए कि ऑन टू और इनटू, सॉरी, कोडोमेन और रेंज 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक जैसी नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। वो हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें ये सेम निकले, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है और नेसेसरी नहीं, कंडीशन नहीं है ये। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कोडोमेन और रेंज 2 अलग अलग बातें होंगी, आपको उसको इस तरीके से याद रखना है कि, और मैंने आपको एग्जाम्पल याद रखने के लिए बता ही दिया। कोडोमेन मतलब फ्रूट शॉप, डोमेन मतलब जो अमाउंट हम पे करेंगे, और रेंज मतलब जो आउटपुट हमें उस अमाउंट के लिए मिलेगा तो वो होगा वो फ्रूट्स जो आपको शॉपकीपर ने दिया होगा, तो वो दैट इज आउटपुट यानी रेंज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपने अभी पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, x, y ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे। फिर आपने देखा कि मैंने बोला कि यहाँ पर हम कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पंच पे, रिलेशन। तो रिलेशन में क्या है कि इफ ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स then R be a relation between A and B and defined as R is the subset of A cross B। ये है रिलेशन। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि 2 सेट है, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिलेशन बनेगा उन दोनों के बीच में, अभी मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमने किया था, अभी जरूरी नहीं है कि हर बार ये डायरेक्ट ही हो, हमें कोई ना कोई कंडीशन भी दी जा सकती है। तो रिलेशन का मतलब है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करें किसी ना किसी रिलेशन को लेते हुए। अब वो रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंडीशन दी ही नहीं, कोई वहां पर कंडीशन लगी ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां मल्टीप्लाई का रिलेशन हुआ। अभी वहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार मल्टीप्लाई का ही रिलेशन लगे, वहां हो सकता है लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मतलब रिलेशन मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला कि ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, देन आर बी द रिलेशन।
between A and B and defined as R is the subset of A cross B। मतलब A का B में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ना किसी कंडीशन को लेते हुए या जो भी दी गई होगी, और उससे जो सेट बनेगा वो R होगा, और R या तो A क्रॉस B के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने A और B का मल्टीप्लाई किया और जो रिलेशन आपको दिया गया है वो A क्रॉस B से बड़ा हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जो रिलेशन बना रहे हैं वो A और B के मल्टीप्लाई मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल से आप समझिए कि ये जो रिलेशन है वो कैसे मूवमेंट लेगा, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी होगी। यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दे आर काउंटर एग्जांपल्स, इनके जरिए ही आप थ्योरी को समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिए क्या है वो एग्जांपल। ठीक है, let us consider A equal to 1 2 3 4 5 and B equal to 1 3 5 6 7 9 and capital R be a relation between A and B and defined as capital R equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B and A is less than equal to B। ये आपका रिलेशन, ये गिवन है। ठीक, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में आंसर करने से पहले क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी होता है, तो जब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका आंसर सोच ही नहीं पाओगे। तो देखिए क्या था, लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पे ए और बी दो सेट कंसीडर कर लिए जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। आर एक रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है जो ए और बी पे लाई करेगा या डिफाइंड होगा। अब वो डिफाइंड मतलब आर में कंडीशन क्या है, तो अगर वो आर में कोई कंडीशन नहीं देता है तो हम ए और बी का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और आर बना लेंगे। ठीक, और लेकिन अगर आपने कंडीशन दी है तो हमें उनका मल्टीप्लाई उस कंडीशन को ध्यान में रखकर ही करना है। जैसे आर में बोला हुआ है कि ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, ठीक बात है, जिसमें ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब यहां आप वही ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं जो ए और बी में ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। देखिए कैसे, आंसर कैपिटल आर, सबसे पहले हमने यहां वन उठाया, वन का वन में मल्टीप्लाई किया और यहां रख के देखिए 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां लेस देन और इक्वल टू है, मतलब या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक भी हो गया तो हम कंडीशन ले सकते हैं। तो 1 इक्वल टू 1 मतलब पॉसिबल है, तो 1 इक्वल टू 1 मतलब 1 कॉमा 1 आपको मल्टीप्लाई में लेना है। अब हम पहुंचे 1 3 पे, तो 1 यहां गया 3 यहां गया, क्योंकि ए की जगह 1 आएगा, यहाँ का एलिमेंट ए का होना चाहिए और बी की जगह 3 आ जाएगा, तो 1 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही बात है, तो वो भी लेना है। फिर उसके बाद 2 के पास सॉरी 1 के 5 के पास 1,5 होगा, फिर 1,6 होगा, 1,7 होगा, 1,9 होगा। ठीक, समझ आ गया, क्योंकि 1 से सारे ही नंबर बड़े होंगे, तो इस वजह से हमारा कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमने ले लिया। अब हम पहुंचे 2 पे, देखिए पहले हमने 2 का किया 2,1, देखते हैं जरा, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ना तो 2 1 के इक्वल है और ना ही 2 1 से छोटा है, इस वजह से 2,1 नहीं ले सकते आप। तो हमें क्या लेना है फिर 2,3, 2,5, 2,6, 2,7, 2,9। ओके, 3 पे पहुंचे, 3,1 नहीं आ सकता क्योंकि 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है, 3 इक्वल टू 1 वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हमने 3 लिया होगा सेकंड वाले में, तो 3,3 ये पॉसिबल है क्योंकि 3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इस वजह से 3,3 आ गया, 3,5, 3,6, 3,7, 3,9। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 4 पे आ गए, 4,1 पॉसिबल नहीं, 4,3 वो भी पॉसिबल नहीं, 4,5 पॉसिबल है, 4,5, 4,6, 4,7, 4,9। नेक्स्ट और लास्ट मेंबर 5, 5,1 नहीं आ पाएगा, 5,3 नहीं लेंगे, 5,5 ले सकते हैं क्योंकि 5,5 जब आप यहाँ 5 और 5 रखेंगे तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और उसके बाद 5,6, 5,7 और 5,9, तो दैट्स योर रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया आपकी कि करना क्या था। हमने यहाँ बोला कि रिलेशन
एक सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट से जो सेट रिलेशन दिया गया है या जो रिलेट करे उसको हम रिलेशन बोलते हैं। वो रिलेशन हो सकता है इक्वल टू का हो, मैंने बोला ही, लेस देन इक्वल टू का हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो, स्क्वायर्स का हो, कुछ भी हो सकता है। अभी एक एग्जांपल और हम करेंगे, उससे पहले नोट कर लीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ a equal to 1 2 3 4 and b equal to 1 4 9 16, ठीक, बोला if r be the relation between a and b and defined as r equal to a comma b such that a b is the square of a। क्या हुआ, बोला है a और b दो आपके पास सेट है, r b एक रिलेशन है और r कैसा रिलेशन है, b इज स्क्वायर ऑफ a। यानी कि हमें अब मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो b a का स्क्वायर होना चाहिए, b इज स्क्वायर ऑफ a। ठीक है, अभी हम आंसर करते हैं। r इक्वल टू, पहला 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, अब क्या बोला है, b इज स्क्वायर ऑफ a। इसका मतलब है a का स्क्वायर करने पे b मिलना चाहिए, तो हम ये रहा a ये रहा b, इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 मिल रहा है, यानी 1,1 हम लेंगे। अब आप 1,4 1,9 1,16 नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि 1,4 आपने लिया तो 4 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 1, 9 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 1, 16 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ 1, तो इसका मतलब वो छोड़ने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे 2 पे। अब 2 और 1 लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ b की जगह 1 है और b इज स्क्वायर ऑफ a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 2 और 1 नहीं जा सकता। तो क्या जा सकता है, 2,4, क्योंकि ये रहा 4 यानी b की जगह, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, सही बात है, हो सकता है। तो अब 2 के साथ 9 नहीं आएगा, 2 के साथ 16 नहीं आएगा, 3 के पास पहुंचे, 3 के पास 1 नहीं जा रहा, 3 के पास 4 नहीं जा रहा, 3 के साथ 9 जा रहा है, तो 3 के साथ 9 ले लिया। सिमिलरली 4 के साथ 1 नहीं जा रहा, 4 के साथ 4 नहीं जा रहा, 4 के साथ 9 नहीं जा रहा, 4 के साथ क्या जाएगा, 16 एंड अदर रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 एग्जाम्पल से आपने ये समझा कि यहाँ जो रिलेशन है वो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे जोड़ेगा, या क्या कंडीशंस हमें दी गई होंगी, उन कंडीशंस को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उन्होंने जो पूछा है वो आंसर करना है। ये काम आप 11th में कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स थे 11th से रिलेट करते हुए कि हमने ये देखा कि रिलेशन क्या होता है और कैसे बनता है या कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। अभी मैं 12th के सिलेबस की बात करने जा रहा हूँ। 12th के सिलेबस में मैंने लास्ट ईयर 11th में भी बताया है कि 12th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ रिलेशन नहीं है, उसमें आपको टाइप ऑफ रिलेशन भी पढ़ने हैं कि रिलेशन कितने टाइप का होता है, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको टाइप ही पूछे गए होंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, या ये रिलेशन बना के दे दिया होगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव्स आने लगे हैं। तो फिलहाल हम रिलेशन के जो टाइप्स हैं या जो उनके बारे में आगे का डेटा है वो इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नोट्स मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 रिलेशन का होगा उसमें आपको मैं अब स्टार्टिंग से बताऊंगा कि रिलेशन का टाइप क्या होगा, और ये सारा जो भी मैं बताऊंगा वो 12th के सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन का सिलेबस नहीं डाल रहा हूं मैं सिर्फ अभी केवल और केवल वो चीज़ पे डिस्कस करूंगा या वो चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो 12th के सिलेबस में, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।